विजन टेस्ट 3 क्वेश्चन 41 गैब्रो इग्नियस रॉक है, लाइमस्टोन सेडिमेंट्री है, मार्बल मेटामॉर्फिक है। एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी में दिए हुए एग्जाम्पल्स याद करने हैं जो मैंने यहाँ नोट कर लिए हैं। क्वेश्चन 42 दिल्ली में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर यहाँ पे ज़्यादा सर्दी नहीं होती। उसके दो रीज़न हैं। ये सिटीज़ ट्रॉपिकल जोन में आती हैं और दूसरा मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। ट्रॉपिकल जोन्स में होने की वजह से सन की रेज ऑलमोस्ट हमेशा ही लगभग वर्टिकल रहती हैं, जिसकी वजह से ट्रॉपिकल जोन्स में गर्मी रहती है। दिल्ली जैसे शहर जो ट्रॉपिक्स के बाहर हैं, वहाँ सर्दियों में सन की रेज काफ़ी स्लैंट हो जाती है, जिससे ठंड हो जाती है। दूसरा रीज़न है लॉन्ग कोस्ट लाइन यानी कि कॉन्टिनेंटैलिटी का ना होना, यानी कि समुद्र के पास होने की वजह से समुद्र टेम्परेचर को ज़्यादा बढ़ने या ज़्यादा घटने नहीं देता है, जैसे अक्सर लैंड ब्रीज और सी ब्रीज आती रहती हैं। दूसरी बात कि पानी का टेम्परेचर ज़्यादा चेंज नहीं होता है। यही कंसेप्ट यूपीएससी ने 2023 में भी पूछा था। इसका साइंटिफिक रीज़न होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। इस कंसेप्ट को एक बार समझ लो, साइंस का कंसेप्ट है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है अब, क्योंकि यूपीएससी इसको पूछ चुका है। देखो, ये सूरज है, सूरज ने अपनी हीट हर तरफ फेंकी, ठीक है। मान लो 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का एरिया लैंड पे है और वही 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का एरिया समुद्र में है। सूरज कोई पार्शियलिटी नहीं कर रहा, वो तो दोनों ही एरियाज़ पे इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी फेंक रहा है, यानी कि दोनों एरियाज़ लैंड हो या सी, दोनों पे इक्वल हीट आ रही है। हीट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो दोनों एरियाज़ पे इक्वल अमाउंट ऑफ हीट आ रही है सन की तरफ से, लेकिन दोनों का रिएक्शन अलग होगा। जैसे कुछ लोगों को गुस्सा जल्दी आ जाता है, कुछ को काफ़ी देर से आता है। तो लैंड को गुस्सा काफ़ी जल्दी आता है और गुस्सा काफ़ी जल्दी ठंडा हो जाता है, यानी कि इक्वल अमाउंट ऑफ हीट मिलने के बावजूद लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। समुद्र का पानी उतनी जल्दी गर्म नहीं होता है, यानी कि पानी की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पानी की ज़्यादा होती है, यानी कि पानी को गर्म करने के लिए आपको ज़्यादा हीट चाहिए। मान लो लैंड और वाटर दोनों का टेम्परेचर पहले 10 डिग्री सेल्सियस था, 4 घंटे तक दोनों के ऊपर इक्वल अमाउंट का सूरज चमका, तो लैंड का हो सकता है टेम्परेचर 10 से 30 डिग्री हो जाए, लेकिन समुद्र के पानी का टेम्परेचर सिर्फ 10 से लेटर से 15 डिग्री होगा सिर्फ। तो यानी कि इसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, पानी की हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज़्यादा है। ये ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं होने देगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, क्योंकि पानी का टेम्परेचर में ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा, इसलिए पानी के पास वाले इलाकों के टेम्परेचर में भी ज़्यादा चेंज नहीं आता है। क्वेश्चन 43 ब्रेग्जिट हुआ, तो ब्रेग्जिट को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे एग्रीमेंट्स हुए, तो उन्हीं में से एक छोटा सा एग्रीमेंट है नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल। यूनाइटेड किंगडम 4 कंट्रीज़ से बना हुआ है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड अलग है। तो यूके के अंदर 4 कंट्रीज हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। क्वेश्चन 44 इंडिया में कुछ अलग अलग सिस्मिक जोन्स हैं डिपेंडिंग ऑन कि वहाँ पे अर्थक्वेक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कितना ज़्यादा बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है, कितना डैमेज हो सकता है। तो ध्यान रखो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया, लगभग पूरा ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया जोन 5 में आता है, दिल्ली जोन 4 में आता है। वैसे तो महाराष्ट्र का लगभग पूरा ही हिस्सा जोन 3 में आता है, लेकिन एक ये छोटा सा हिस्सा है, इसको कहते हैं कोयना रीजन। तो कोयना रीजन जोन 4 में आता है। 1967 में कोयना इलाके में एक अर्थक्वेक आया था और माना जाता है कि वहाँ पे बनाए गए डैम की वजह से वहाँ पे अर्थक्वेक आया था। कोंकण कोस्ट जोन 3 में, जैसे मैंने कहा कि महाराष्ट्र जो है जोन 3 में आता है, इसलिए ये जो इलाका है कोंकण कोस्ट का, ये जोन 3 में आता है।
क्वेश्चन 45 मैमेटस क्लाउड्स। क्लाउड्स हमने पढ़े थे, नीचे निम्बस, स्ट्राटस, क्यूमुलस, सिरस। कभी कभी निम्बस वाले ऑल्टीट्यूड से लेके एक बड़ा सा बादल बनता है जो क्यूमुलस वाले लेवल तक चला जाता है, इतना बड़ा बादल। ठीक, ये क्यों बनता है? बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस की वजह से। अब इसके नीचे वाले पार्ट जो हमें दिखता है, वहाँ पे कभी कभी इस तरह के कुछ टर्बुलेंस की वजह से पाउचेस जैसे पैकेट्स बन जाते हैं। इनको हम बोलते हैं मैमेटस क्लाउड्स। ये फोटो कुछ इस तरह से है मैमेटस क्लाउड्स की। तो एग्जाम के लिए ध्यान रखना है, दे लुक लाइक पाउचेस अंडर द क्लाउड। और दूसरा, ये किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं? क्यूमुलो निम्बस। नीचे निम्बस, यहाँ पे क्यूमुलस होता है, तो निम्बस से लेके क्यूमुलस तक लंबा सा बादल बनता है, क्यूमुलो निम्बस। अर्थ के क्रस्ट में, एटमॉस्फेयर में नहीं, क्रस्ट में 46% ऑक्सीजन है, 28% सिलिकॉन, 8% एल्युमिनियम, 5% आयरन। ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा कैसे है? सुनने में अजीब सा लग रहा है। एक्चुअली ऑक्सीजन या बाकी एलिमेंट्स भी प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं, ये कंपाउंड फॉर्म में मिलते हैं, जैसे सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। क्वेश्चन 47 वेस्ट कोस्ट पे ऊपर से नीचे आएंगे तो पहले होगा कच्छ की कोस्ट, फिर काठियावाड़, फिर कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट और सबसे नीचे केप कॉमोरिन। ईस्टर्न कोस्ट पे पहले उत्कल प्लेन, फिर नॉर्दर्न सर्कस, फिर कोरोमंडल कोस्ट और फिर लास्ट में केप कॉमोरिन। क्वेश्चन 48 सवाना टाइप क्लाइमेट। ये सूडान में पाया जाता है, ये ट्रॉपिक्स के बीच में है, इक्वेटर के ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे, इसलिए यहाँ के ग्रासलैंड्स को ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स कहते हैं। इस तरह के क्लाइमेट को ट्रॉपिकल ग्रासलैंड क्लाइमेट भी कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है यहाँ की? इट हैज़ एक्सट्रीम डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि दिन काफ़ी गर्म होते हैं और रातें काफ़ी ठंडी होती हैं। क्वेश्चन 49 एक्सपंक्शन। कभी कभी एमपीज़ काफ़ी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर इंस्ट्रक्शंस देके उन शब्दों को हटवा सकते हैं, ऐसा रूल्स ऑफ लोकसभा में लिखा है। क्वेश्चन 50 ओशियानिक क्रस्ट थिकर होता है या थिनर होता है? थिनर होता है, याद रखो इस चीज़ को, रटने की ज़रूरत नहीं है। देखो सी फ्लोर के नीचे, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी पढ़ी है, तो यहाँ पे मॉल्टन लावा ऊपर आता है और सॉलिडिफाई होता है। जब मॉल्टन लावा सॉलिडिफाई होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक नया नया क्रस्ट बना है। जब नया नया क्रस्ट बना है तो ऑब्वियसली पतला होगा ना, वो कई मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो धीरे 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 कॉन्टिनेंट्स तक पहुँच जाता है, लैंड तक, राइट। तब तक उसकी थिकनेस बढ़ चुकी होगी। तो ऐसे ध्यान रखो कि इसीलिए कॉन्टिनेंट वाला क्रस्ट ज़्यादा मोटा होगा और समुद्र के नीचे तो नया नया क्रस्ट बना था, इसलिए वो थिन होगा, उसकी डेंसिटी भी कम होगी। और जो कॉन्टिनेंट्स के नीचे है उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा है और वो ज़्यादा मोटा भी होगा। इनफैक्ट हिमालयाज़ के नीचे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 70 किलोमीटर्स थिक है। ओशियानिक क्रस्ट बेसाल्ट का बना है। बेसाल्ट आपको पता है बहुत ही पतला सा लावा होता है, जैसे कि डेक्कन ट्रैप्स बेसाल्ट से बने थे, ठीक है। तो बहुत ही फ्लूइड, बहुत ही पतला सा जो लावा होता है वो बेसाल्ट होता है। तो यहाँ पे बहुत ही पतला सा लावा ऊपर आया होगा, वो सॉलिडिफाई हुआ तो ओशियानिक क्रस्ट बना। इसलिए ध्यान रखो, ओशियानिक क्रस्ट बेसाल्ट का बना होता है, पतला होता है और इसकी डेंसिटी भी कम होती है। क्वेश्चन 51 माउंट स्ट्रोम्बोली। माउंट स्ट्रोम्बोली इटली के साउथ में एलियन आइलैंड्स के पास में है। ये एक एक्टिव वोल्केनो है। ऑलमोस्ट हमेशा ही इसमें थोड़ा बहुत लावा निकलता रहता है जो रात को काफ़ी दूर से दिखता है, इसलिए इसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी भी कहते हैं। क्वेश्चन 52 गेस करो सॉइल कहाँ पे ज़्यादा डीप होगा, ट्रॉपिकल एरिया में या फिर पोलर एरिया में? ऑब्वियसली ट्रॉपिकल एरिया में, राइट, कॉमन सेंस की बात है। बैक्टीरियल एक्शन कहाँ पे ज़्यादा फास्ट होगा? ऑब्वियसली ट्रॉपिक्स में, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। और पोलर एरियाज़ में तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो बैक्टीरिया वैसे ही कम काम करेगा। जैसे हम खाने पीने की चीज़ों को फ्रिज में रख देते हैं ताकि बैक्टीरियल एक्शन धीरे हो जाए, चीज़ें देर से ख़राब हो,
तो ठंडे इलाके में बैक्टीरिया धीरे काम करेगा, जाहिर सी बात है। क्वेश्चन 53, किसी भी जगह के टेम्परेचर में किन किन वजहों से फ़र्क पड़ता है? क्या स्लोप से फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल, अगर स्लोप डायरेक्टली सन को फेस कर रही है तो वहाँ पे गर्मी होगी, और जो ऑपोजिट साइड वाली स्लोप है वहाँ पे ठंडक होगी, तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा, ऑल्टीट्यूड, भाई जितना ज़्यादा ऊपर जाओगे उतना ज़्यादा ठंड बढ़ती है, इसीलिए माउंटेन्स के टॉप में जनरली बर्फ़ होती है और नीचे बर्फ़ नहीं होती है। ठीक है, दूसरा भी ठीक है, पहाड़ों पे ठंडक होती है, राइट। तीसरा, लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड, इक्वेटर पे गर्मी रहेगी हमेशा, और जैसे जैसे लैटिट्यूड्स बढ़ते हैं पोलर एरियाज़ की तरफ जाते हो तो वहाँ पे ठंड बढ़ेगी, राइट। तो ये इसमें भी फ़र्क पड़ रहा है। अच्छा, लॉन्गिट्यूड से फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं, लॉन्गिट्यूड से थोड़ा ना पड़ेगा। कॉन्टिनेंटैलिटी, बिल्कुल, जैसे कोई जो हमारी कोस्टल सिटीज़ हैं वो समुद्र के पास हैं तो वहाँ पे मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी की वजह से टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। लेकिन जैसे दिल्ली है, वहाँ पे कॉन्टिनेंटैलिटी की वजह से मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी नहीं है, वो समुद्र से बहुत दूर है, इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंस होगा। ओशन करंट्स, बिल्कुल, ओशन करंट्स क्या करते हैं? पोलर एरिया से ठंडा पानी इक्वेटर की तरफ लाते हैं और इक्वेटर से गर्म पानी पोलर एरियाज़ की तरफ ले जाते हैं। क्वेश्चन 54, अर्थक्वेक किन वजहों से हो सकता है? माइनिंग की वजह से? हाँ बिल्कुल, देखो अर्थ के अंदर बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उनकी मूवमेंट की वजह से तो अर्थक्वेक होता ही है, ये तो सबको पता है। दूसरा, अर्थ के अंदर जितने भी रॉक्स हैं वो कोई प्रॉपर किसी ने फैक्ट्री में तो बनाया नहीं है, रॉक्स काफ़ी अनइवन है, बीच में कुछ जगहों पे गैसेस भरी हुई हैं, कहीं पे कोयला है, कहीं पे पानी है, हर जगह बहुत सारे प्रेशर होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे जाके अर्थ के अंदर जाके कोई डिगिंग कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उससे अंदर की काफ़ी सारी प्रेशर सिस्टम्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, राइट। अगर हमने ऊपर डैम बना दिया, डैम की वजह से बहुत ज़्यादा किसी इलाके में प्रेशर पड़ेगा इन रॉक्स के ऊपर, जब कुछ सालों तक लगातार यहाँ पे प्रेशर पड़ता रहेगा तो यहाँ के रॉक्स थोड़ा डिस्प्लेस हो जाएंगे। यहाँ पे अगर कोई माइन कोलैप्स हो जाए तो ऊपर के रॉक्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। माइनिंग करने के लिए कई बार हम अंदर ब्लास्ट करते हैं, छोटे छोटे ब्लास्ट करोगे तो आसपास के रॉक्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो लगभग हर चीज़ से अर्थक्वेक्स आ सकते हैं। ज्वालामुखी के फटने से, बिल्कुल, अगर ज्वालामुखी फटेगी इतना बड़ा धमाका होता है, पूरी धरती कांपती है आसपास की। सो हर वजह से इनमें जितने पॉइंट्स दिए इन सब की वजह से अर्थक्वेक्स आ सकते हैं। हाँ, किसी वजह से कम आएंगे, किसी वजह से बहुत तेज आएगा। फॉर एग्जांपल, टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है, लेकिन माइनिंग एक्टिविटी की वजह से बहुत बड़ा अर्थक्वेक नहीं आएगा, थोड़ा छोटा मोटा अर्थक्वेक आएगा। लैंडस्लाइड्स की वजह से आ सकता है क्या अर्थक्वेक? बिल्कुल आ सकता है। क्वेश्चन 55, सर्किट क्या होता है? भाई जैसे घर में MCB लगी होती है ना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, कि अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ जाए तो ये अपने आप MCD डाउन हो जाती है। उसी तरह शेयर मार्केट में भी सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, दोनों लोअर एंड अपर के लिए। क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जांपल, जैसे 2009 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग रोकनी पड़ी थी जब कांग्रेस जीत गई थी। क्यों रोकनी पड़ी थी? क्योंकि मार्केट को लगा कि कांग्रेस की सरकार दोबारा से आई है तो पहले की तरह इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बहुत फ़ायदा देगी। कौन सी कंपनी को फ़ायदा पहुंचाएगी कांग्रेस की सरकार? सभी कंपनीज़ को, इकोनॉमी को फ़ायदा पहुंचाएगी। इकोनॉमी ग्रो करेगी तो सारी कंपनीज़ ग्रो करेगी, पूरी स्टॉक मार्केट ग्रो करेगी, कोई पर्टिकुलर कंपनी नहीं, सभी कंपनीज़ ग्रो करेंगी। इसीलिए सर्किट किस पे लगा था? एकदम से मार्केट शूटअप हो गई थी, सर्किट लगा था इंडेक्स पे, किसी शेयर पे नहीं, इंडेक्स पे, राइट। तो NSE पे हमें ट्रेडिंग रोकनी पड़ गई थी, राइट। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है, जैसे कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो अचानक से सब लोग उसके कंपनी के शेयर्स को बेचना शुरू कर देते हैं। जब बहुत सारे लोग कंपनी के शेयर को बेचेंगे तो क्या होगा? कंपनी का शेयर एकदम से गिर जाएगा। लिमिट्स होती हैं 5%, 10%, 15-20%, ऐसे डिपेंड करता है अलग अलग शेयर्स के ऊपर। तो किसी कंपनी के शेयर में अगर अचानक से बहुत ज़्यादा उछाल आ जाए, अचानक से एक ही दिन में बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाए, तो उस केस में भी सर्किट लग जाता है। तो एग्जाम के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो सर्किट होता है वो इंडेक्स पे भी लग सकता है और वो किसी कंपनी के शेयर्स पे भी लग सकता है। दूसरी बात, सर्किट दोनों तरफ लगते हैं, अपर साइड में भी, लोअर साइड में भी। क्वेश्चन 56, माइक्रो LED। पहले LED और LCD में डिफरेंस समझो। देखो, पहले LCD टीवी आते थे। LCD टीवी में पीछे होती थी बैकलाइट, बैकलाइट से लाइट निकलती थी, कुछ लिक्विड क्रिस्टल्स के थ्रू जाती थी,
फिर एक कलर फिल्टर के थ्रू जाती थी और फाइनली हमारी आँखों में आती थी। ठीक है। एलईडी टीवी में अलग सिस्टम होता है बिल्कुल। वहाँ पे ऐसी कोई बैकलाइट नहीं होती, ये ऐसे रख के लिक्विड क्रिस्टल्स नहीं होते। वहाँ पे लाइट एमिटिंग डायोड्स का यूज़ होता है। लाइट एमिटिंग डायोड मतलब आपने छोटे बल्ब देखे होंगे ना ऐसे, ये लाइट एमिटिंग डायोड होते हैं। मतलब एक ऐसा सेमीकंडक्टर जिसके थ्रू जब बिजली जाएगी तो ये चमकते हैं, इनमें से लाइट निकलती है, लाइट एमिट करने वाले डायोड्स। ठीक है। तो एलईडी टीवी में इस तरह के क्रिस्टल्स की जगह, लिक्विड क्रिस्टल्स की जगह छोटे छोटे एलईडीज़ को, छोटे छोटे डायोड्स को इस तरह से लाइन में पूरी ग्रिड बना दी जाती है। ठीक है। तो आप हर इंडिविजुअल एलईडी को इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हो कि ये कौन से कलर का चमकेगा, इसमें कितनी ब्राइटनेस रहेगी इसकी। अगर बिल्कुल ब्लैक कलर प्रोड्यूस करना है टीवी की स्क्रीन पे तो इसको बिल्कुल ऑफ कर दो। ठीक है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर आपको कम बिजली यूज़ करनी है, आधी स्क्रीन पे ब्लैक कलर लाना है, तो एलसीडी में तो पीछे से पूरी बैकलाइट जलती रहेगी, है ना। पोलराइज़र लाइट को रोक देगा लेकिन पीछे से पूरी लाइट जलती रहेगी, बिजली फूकती रहेगी। लेकिन एलईडी टीवी में क्या होगा, आप उतने हिस्से को, जिस हिस्से में स्क्रीन के ब्लैक कलर आना है वहाँ पे लाइट एलईडीज़ बंद हो जाएंगी तो बिजली बच जाएगी। तो ऐसे एलईडी के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं एज़ कम्पेयर टू एलसीडी। एक तो ये कंसेप्ट हो गया। अब जो एलईडी हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और विकसित हो रही है वैसे वैसे एलईडीज़ का साइज़ भी छोटा होता जा रहा है। अब इतना छोटी एलईडीज़ बन गई हैं कि वो माइक्रोस्कोपिक लेवल की बन गई हैं। ठीक है। एंड वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनती हैं। इससे पहले टेक्नोलॉजी थी ओलेड, जैसे आपने एमोलेड स्क्रीन सुनी होगी, ओलेड स्क्रीन सुनी होगी, ओलेड टीवी सुने होंगे। तो ओलेड में क्या होता है, ऑर्गेनिक एलईडीज़ होती हैं। यानी कि एलईडी में जो लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी यूज़ करी है उसमें कुछ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते थे जिसकी वजह से टाइम के साथ वो धीरे धीरे डिग्रेड हो जाते थे, पिक्चर क्वालिटी ख़राब हो जाती थी। लेकिन अब जो माइक्रो एलईडी टेक्नोलॉजी से बनाए हुए एलईडीज़ आ रहे हैं उनके अंदर इनऑर्गेनिक एलईडी यूज़ होती है, यानी कि ये समय के साथ ख़राब नहीं होगी। दूसरी एक बात, कुछ आर्टिकल्स में गलत लिखा हुआ है कि इसमें सफ़ायर स्टोन्स यूज़ होते हैं। नहीं, सफ़ायर स्टोन यूज़ नहीं होते। माइक्रो एलईडी टीवी में एलईडी ही यूज़ हो रहे हैं, बस उनका साइज़ बहुत छोटा हो गया है। ठीक है। हर एक एलईडी माइक्रो एलईडी में हर एक एलईडी एक इंडिविजुअल पिक्सल बनाता है। देखो, जैसे पिक्सल्स होते हैं ना कि किसी भी चीज़ को आप फोटो को बहुत ज़्यादा जूम करोगे तो ऐसे पिक्सल्स फट जाते हैं, उसके धुंधला सा दिखता है। क्योंकि कोई पिक्चर कब बनती है, जब बहुत सारे डॉट्स के समूह से, ऐसे बहुत सारे डॉट्स के समूह से पिक्चर बनती है। हर डॉट का अलग अलग कलर होगा, कलर चेंज होता रहेगा और अलग अलग पिक्चर्स बनती रहेंगी। ठीक है। तो माइक्रो एलईडी टीवी में हर एक पिक्सल जितना एक हम डायोड बना देते हैं, इसलिए पिक्चर की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होती है। तो सिंपली अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई माइक्रो एलईडी के क्या फ़ायदे हैं, तो लगभग सारी फ़ायदे हैं भाई। इसमें ब्राइटनेस बेटर है, कंट्रास्ट बेटर है, रिस्पॉन्स टाइम, एनर्जी एफिशिएंसी, पिक्सल लेवल लाइट कंट्रोल, आप एक एक पिक्सल को कंट्रोल कर सकते हो। इसकी लॉन्गर लाइफ है क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक एलईडी यूज़ नहीं हो रही है। ठीक है। दूसरी एक बात, माइक्रो एलईडीज़ आर सेल्फ एमिसिव। इसका क्या मतलब है? सेल्फ एमिसिव का मतलब ये नहीं कि ये ज़िंदगी भर बिना किसी बिजली के हमेशा अपने आप ही लाइट एमिट करते रहेंगे। नहीं, सेल्फ एमिसिव का सिंपल सा मतलब ये है कि एलईडी में जैसे ये बल्ब है, आपने इस बल्ब को बिजली दी तो ये लाइट एमिट कर रहा है ना। एलसीडी में ऐसे नहीं होता था। एलसीडी में जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं वो खुद अपनी लाइट एमिट नहीं कर रहे हैं, पीछे से रोशनी आ रही है, लिक्विड क्रिस्टल्स उस रोशनी को बस चेंज कर पा रहे हैं, मॉडिफाई कर पा रहे हैं। तो लिक्विड क्रिस्टल्स की सेल्फ एमिटिंग पावर नहीं है, वो खुद अपनी बिजली लाइट नहीं बना रहे हैं। एलईडीज़ के केस में, एलईडी टीवी के केस में एलईडी खुद अपनी लाइट बना रहे हैं। ठीक है ना। तो ये मतलब हुआ सेल्फ एमिसिव का। और अगर कोई फ़ायदे आ जाए तो फ़ायदे आपने सारे मार्क करने हैं। प्रॉब्लम क्या है भाई, देखो नई टेक्नोलॉजी है, जब भी कोई टेक्नोलॉजी नई होती है तो उसको बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, कॉस्टली होती है। ठीक है। एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड, यानी कि एक ऐसा सेमीकंडक्टर जिसके थ्रू जब करंट फ्लो होता है तो वो लाइट एमिट करता है। क्वेश्चन 57 एल नीनो के बारे में है। ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना पहले से कि ये ऑस्ट्रेलिया है, ये पेरू है। नॉर्मल सिचुएशन में ऑस्ट्रेलिया के पास गर्म पानी आ जाता है और ला नीना में यही प्रोसेस स्ट्रेंथन हो जाता है।
एल नीनो में उल्टा होता है, एल नीनो में गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया के पास ना होके पेरू के पास हो जाता है। तो ये पेरू की कोस्ट है, यहाँ पे गर्म पानी आ जाता है। जब यहाँ पे गर्म पानी होगा तो क्या होगा, यहाँ से नीचे से अपवेलिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, नॉर्मल सिचुएशन में गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया के पास आ जाता है, यहाँ पे अपवेलिंग होती है, राइट, नीचे से ऊपर अपवेलिंग होती है, जिससे नीचे के न्यूट्रिएंट्स ऊपर आ जाते हैं। जब नीचे के न्यूट्रिएंट्स ऊपर आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे प्लैंकटन बन जाते हैं, फिशेस आ जाती हैं, ऐसा नॉर्मली होता है। लेकिन एल नीनो के केस में क्या होगा, यहाँ पे गर्म पानी इकट्ठा हो जाएगा। जब गर्म पानी इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पे, तो नीचे से ऊपर अपवेलिंग नहीं हो पाएगी। जब नीचे से ऊपर अपवेलिंग नहीं होगी तो ऊपर प्लैंकटन्स की ग्रोथ भी नहीं होगी, ठीक है। तो एल नीनो से एक तो वाटर टेम्परेचर बढ़ गया, कहाँ पे, पेरू की कोस्ट पे। उस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से अपवेलिंग नहीं हो पाई, जिसकी वजह से प्लैंकटन्स उतने नहीं हो पाएंगे ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में, यानी कि वही पेरू की कोस्ट की बात हो रही है। एंड तीसरा है डिले इन साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया, बिल्कुल, क्योंकि नीनो गंदा बच्चा है ना। नीना गुड गर्ल है, वो मानसून को बढ़ाती है, नीनो गंदा बच्चा है, वो मानसून को घटाता है। तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन 58, डोकरा छत्तीसगढ़ के इलाके के आसपास की लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक है। पट्टचित्र ओडिशा की क्लोथ बेस्ड स्क्रॉल पेंटिंग टेक्निक है। लोंगपी पॉटरी का एक टाइप है, कौन से स्टेट की, मणिपुर की। तो ध्यान रखना है, लोंगपी मणिपुर, पट्टचित्र ओडिशा, डोकरा छत्तीसगढ़। क्वेश्चन 59, डेजर्ट्स क्यों बनते हैं। भाई हर जगह अलग अलग रीज़न होते हैं। कुछ जगहों पे रीज़न होता है लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी कि कॉन्टिनेंटैलिटी, जैसे कि गोबी डेजर्ट, ये समुद्र से बहुत ज़्यादा दूर है, तो यहाँ पानी कहाँ से आएगा, इसलिए यहाँ पे सूखा रहता है। एक ही रीज़न हो गया कॉन्टिनेंटैलिटी। दूसरा है ऑफ शोर ट्रेड विंड्स ऑन वेस्ट कोस्ट। ध्यान दो, ऑन शोर नहीं है, ऑफ शोर है। ये लैंड है, ये सी है। सी से लैंड की तरफ हवा आती है तो होती है ऑन शोर, और लैंड से समुद्र की तरफ जाती है तो ऑफ शोर। तो यहाँ पे हमने रीज़न दिया है ऑफ शोर ट्रेड विंड ऑन वेस्ट कोस्ट। जैसे मान लो ये बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है कोई, ठीक है, लैंड है, और विंड कहाँ से आ रही है, वेस्ट कोस्ट पे, वेस्ट कोस्ट पे, और ऑफ शोर है, मतलब वेस्ट कोस्ट से समुद्र की तरफ विंड जा रही है। अगर वेस्ट कोस्ट से जा रही है तो वेस्ट कोस्ट पे आई कहाँ से विंड, ईस्ट से आई होगी, और ईस्ट के इस तरफ समुद्र, ठीक है। तो समुद्र से जो हवा आई वो अपने साथ मॉइस्चर लाई, और ईस्ट कोस्ट पे उसने बारिश करी। मिडिल तक आते आते पानी बहुत कम हो गया होगा हवा के अंदर, और जब तक ये हवा वेस्ट कोस्ट पे आई तब तक तो बिल्कुल ही सूख गई होगी, उसके अंदर कोई पानी नहीं बचा होगा, इसलिए यहाँ पे ड्राई कंडीशंस हो जाती हैं, ठीक है। तो इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, इसको हमने से बोला ऑफशोर ट्रेड विंड्स ऑन वेस्ट कोस्ट, तो ये भी सही रीज़न है। तीसरा है हाई प्रेशर एरिया एट हॉट्स लैटिट्यूड्स, लगभग 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, हॉट्स लैटिट्यूड्स जिसको हम कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया है इसलिए हवा ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर नहीं जाएगी। जब हवा गर्म इलाका होगा, लो प्रेशर बनेगा तो हवा नीचे से ऊपर जाएगी, ऊपर बादल बनेंगे, बारिश होगी। लेकिन यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया है तो जब हवा ऊपर से नीचे आ रही है तो ऊपर बादल नहीं बन पाएंगे, जब बादल नहीं बन पाएंगे तो वहाँ पे बारिश नहीं होगी। इसलिए बहुत सारे डेजर्ट्स देखो इस 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे पे हैं, ठीक है। तो ये रीज़न भी ठीक है। चौथा है रेन शेडो एरिया ऑन लीवर साइड ऑफ द माउंटेन्स, जैसे ओरोग्राफिक रेनफॉल कैसे होती है, यहाँ पर समुद्र था, समुद्र से पानी यहाँ पे हवा यहाँ पे आ रही थी, मॉइस्चर लेडन हवा यहाँ पे आ रही थी, और पहाड़ों की वजह से हवा ऊपर गई, उसका टेम्परेचर कम हुआ, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई और यहाँ पे बारिश हो गई। फिर हवा जब अपना मॉइस्चर यहाँ पे सारा बरसा चुकी थी, उसके बाद पहाड़ के दूसरी तरफ गई और ऊपर से नीचे आई, जिसकी वजह से उसके पानी तो था नहीं पहले भी, ठीक है, पानी वो पहले गिरा चुकी थी सारा, तो यहाँ पे आके वो ड्राई विंड होती है। तो इसको कहते हैं लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन। तो यहीं पे सारी बरसात हो गई थी, यहाँ पे बारिश नहीं होगी। जैसे कि पैटागोनिया डेजर्ट, यहाँ पे पैटागोनिया डेजर्ट है, उसका रीज़न यही है क्योंकि पहाड़ों से पहले ही सारा पानी बरसा देती है हवा। जैसे अलग अलग जगहों पे डेजर्ट फॉर्मेशन के अलग अलग रीजंस होते हैं। क्वेश्चन 60, बार्ड क्या है। बार्ड गूगल का AI चैटबॉट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पावर्ड एक
चैटबॉट है, जैसे ओपन एआई का चैट जीपीटी, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग एआई, इसी तरह गूगल का बार्ड। हालांकि ज़्यादा फेमस नहीं है क्योंकि ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये जितने भी एआई चैटबॉट्स होते हैं ये किसी लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे बेस्ड होते हैं। जैसे बार्ड पहले लैम्डा पे बेस्ड था, फिर पाल्म पे और अब जेमिनी पे। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि लैम्डा, पाल्म और जेमिनी क्या है। ये कुछ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट्स बनाए जाते हैं। वीडियोस हर स्टूडेंट देखता है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस हर कोई नहीं करता। एग्ज़ाम में वीडियो नहीं देखनी होगी, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। रोज़ क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, रोज़ गलतियाँ करो, गलतियों को सुधारो, अपना गेस वर्क अच्छा करो, रिकॉलिंग कैपेसिटी अच्छी करो। इसलिए रोज़ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ज़रूर करो।